Source class 9 history chapter 1 class 9 history chapter 1 part 4। यहाँ देखिए आपको सोर्स ए को पढ़ते हैं। सोर्स ए में जो आगे यहाँ आपको कहा उसको देखिए। अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजिम। अकाउंट्स ऑफ यहाँ देखिए क्या कि अकाउंट्स ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस इन द अकाउंट्स ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंसेज इन द ओल्ड रिजिम। इसमें जो कि प्राचीन राजतंत्र में अनुभवों का वृत्तांत यहाँ दिया गया है। तो इसमें देखिए जॉर्ज दांतेन, आपको देखिए जॉर्ज दांतेन हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स रोट टू ए फ्रेंड इन 1793 लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट completed his studies. I was educated in the residential college of Places. I was educated in the residential college of Places. There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me, as I was not a noble by birth, nor did I have a patron. The church too could not offer me a refuge. I could not buy an office, as I did not possess a sow. My old friends turned their backs to me. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized. देखिए पहला इसमें दिया गया, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतेन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आश्रय नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सुमद फ्रांसीसी पैसा नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुँह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल का अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। देखिए व्यवस्था ने तो हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। देखिए यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर बात की गई है, उस सेकेंड जो बात यहाँ पर आपको उसको आप देखिए। यहाँ पर जो सेकेंड मुख्य पॉइंट आपको यहाँ पर है कि देखिए एन इंग्लिशमैन आर्थर यंग traveled through France during the years from 1787 to 1789. And wrote detailed description of his journey. He often commented on what he saw. He who decided to be served and waited upon by slaves and ill-treated slaves at that must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the services of free and well-treated men. And he who chooses to dine to the accompaniment of his victims' groans should not complain if during a ride his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit.
देखिए अब आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा भला करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें देखिए उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती है और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने प्रीतों की कड़ा सुनते हुए मौज उड़ाना पसंद करते हैं जो अपने प्रीतों की कड़ा सुनाते हुए मौज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे गला रेत दिए जाने का दुख नहीं ढोना चाहिए। ये एक्टिविटी कुछ यहाँ पर आपको दिया है। उस एक्टिविटी की देखिए यहाँ पर व्हाट मैसेज, देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट मैसेज, ये जो आपके यहाँ पर कहा गया व्हाट मैसेज इज यंग ट्राइंग टू कन्वे हियर, हुम डज, देखिए यहाँ पर क्या हुम डज ही मीन, देखिए हुम डज ही मीन व्हेन ही स्पीक ऑफ स्लेव्स, हु इज ही, देखिए हु इज ही क्रिटिसाइजिंग, व्हाट डेंजर्स डज ही सेंस इन द सिचुएशन ऑफ 1787। देखिए यहाँ यंग क्या, देखिए यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशा है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। अब आगे यहाँ पर है क्या, देखिए द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कीजिए। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ उनको भी आप देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। सम इंपॉर्टेंट डेट्स के अंतर्गत यहाँ पर ये कहा गया, तो सम इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर देखिए क्या कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखिए 1774 की बात कीजिए। देखिए लुइस 16 बिलोंग किंग, देखिए लुइस 16 बिकम्स ऑफ किंग। 1774 में लुइस 16 बिकम किंग्स ऑफ फ्रांस, फेसेज एम्पटी ट्रेजर एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजिम। लुइस 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 कन्वोकेशन ऑफ ई स्टेट्स जनरल, थर्ड ई स्टेट ऑफ फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बास्टर इज स्टॉर्म, पीजेंट रिवॉल्व्स इन द कंट्री साइड। देखिए ए स्टेट जनरल का आह्वान यहाँ देखिए क्या कि 1789 की बात कीजिए। 1789 कन्वोकेशन ऑफ ई स्टेट जनरल, थर्ड ई स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बास्तिर इज स्टॉलमेंट, पीजेंट्स रिवॉल्व्स इन द कंट्री साइड। 1789 की बात है। ई स्टेट जनरल, देखिए ए स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय ए स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिर पर हमला हुआ और 1789 में आपको ए स्टेट जनरल का आह्वान होता है। 1789 में ही तृतीय ए स्टेट नेशनल असेंबली का गठन होता है और 1789 में बास्तिर पर हमला होता है और 1789 में ही देहात में मतलब गांव में किसानों का विद्रोह होता है। अब आते हैं 1791 में। 1791 में देखिए ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सम्राट की शक्तियों पर 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के संविधान बनाया जाता है। और फिर आपको 1792 की बात करते हैं। 1792 से 1793 की बात करते हैं यहाँ पे। France becomes a republic. The king is beheaded. Overthrow of the Jacobin Republic. A directory rules France. यहाँ देखिए 1792-93 के बीच यहाँ देखिए क्या 1792-93 के बीच में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 की बात करते हैं कि नेपोलियन बिकम्स 1804 में क्या था कि नेपोलियन बिकम्स एम्पेरर ऑफ फ्रांस, एनेक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। देखिए 1800 ईस्वी नेपोलियन फ्रांस का आपको नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। देखिए 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है 1815 ईस्वी में। अब आती है इसकी कुछ
मुख्य मुद्दे पर आइए यहाँ पर। देखिए, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कीजिए, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की यहाँ पर बात आपको है। लुइस 16, यहाँ देखिए क्या कि लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फ्रॉम रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फ्रॉम रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक, देखिए हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। In France of the old in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose tax according to his will alone. Rather he had to call a meeting of the Estate General, which would then pass, which would then pass his proposals for new taxes. The Estate General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्या होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव देखिए, पिछले भाग आप देख चुके हैं कि किन देखिए पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। देखिए ऑन 5 मई ध्यान क्या कि ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल टू पास proposals for new taxes. A resident hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second estate sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसकी अपेक्षा के समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि सभा अपने साथ लेकर आए थे। अब आगे देखिए क्या कि वोटिंग इन द एस्टेट जनरल। देखिए वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट each estate had one vote. This time too Louis 16 was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each members would have one vote. This was one of the
democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of assembly in protest. यहाँ देखिए protest. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of assembly in protest. यहाँ देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया कि एस्टेट जनरल के अनुसार, अब यहाँ देखिए ई एस्टेट जनरल के अनुसार नियमों के, देखिए यहाँ पर क्या कि ई एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के दृढ़ प्रत्यय था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था देखिए एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ देखिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड estate viewed themselves as spokesman for the whole French nation. हाँ, the representatives of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abicius. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at वर्सलीज। तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साई इंडोर के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साई इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। उनका नेतृत्व आपको मिराबेयो और आबेसिये ने किया। मिराबेयो का जन्म आपको कुलीन परिवार में हुआ था। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जिसको बोलते हैं पैम्पलेट लिखी। एक्टिविटी के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखिए दिया गया क्या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट टैक्स द oath raising their arms in the direction of Bailey, the president of the assembly standing on a table in the center. Do you think that during the actual event Bailey would have stood with his back to the assembled deputies? What could have been David's intention in placing Bailey the way he has done? अब देखिए तृतीय ए स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? आगे यहाँ पर कहा गया, ये एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया इमेज।
यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि द टेनिस कोर्ट, यहाँ पर है द टेनिस कोर्ट ओथ है, टेनिस कोर्ट में जो शपथ लिया उसका इमेज यहाँ पर है। देखिए प्रीपेरेटरी स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाय जैकब लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। एक विशाल पेंटिंग जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। एक विशाल पेंटिंग जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। द स्पीड, यहाँ द स्पीड द स्पीड ऑफ द ग्रेट फियर, देखिए हम चित्र जो है भाई की लहर का प्रसार के यहाँ इमेज है। इसमें देखिए क्या, इसमें आपको रीजन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, जो ये ऐसा क्षेत्र जो कि आपको डर से प्रभावित नहीं हुआ। भाई की लहर से अप्रभावित इलाके यहाँ पे ग्रीन ब्लू में है। और येलो में आपको एरियाज ऑफ एग्रियन रिवोल्ट अर्ली 1789, और ये जो है 1789 शुरुआत में विद्रोह करने वाले जो क्षेत्र उसका है। द मैप सोच हाउ बैंड्स ऑफ पीजेंट्स स्पीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। से देखिए मानचित्र से पता चलता है किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए थे। यहाँ पे ये आपको मैप है, किसानों के जो जत्थे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए थे। न्यू वर्ड्स के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, न्यू वर्ड्स के अंतर्गत जो आपके यहाँ पर है, तो न्यू वर्ड्स के अंतर्गत यहाँ पर आपको, तो इसमें न्यू वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, खैर कोई बात नहीं। देखिए न्यू वर्ड्स आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए चेटायु आपके यहाँ पर है, चेटायु चेटो, देखिए यहाँ पर चेटो जिसको बोलते हैं चेटॉक्स बोलते हैं प्लुरल फॉर्म में। कास्टर, देखिए कास्टर और एस्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और नॉवलमैन। चेटाऊ क्या होता है, देखिए चेटाऊ या चेटॉक्स क्या होता है, कास्टर और एस्टेटली, देखिए कास्टर और एस्टेटली रेसिडेंट बिलोंगिंग टू ए किंग और ए नॉवलमैन। मैनर क्या होता है, मैनर होता है कि एन estate, देखिए एन estate कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड मैंशन। यहाँ भी कहा गया कि एन estate, देखिए एन estate कंसिस्टिंग, एन estate, देखिए यहाँ पर क्या एन estate, देखिए एन estate कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन इज कॉल्ड मैनर बोलते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर आगे हैं, हाँ ये देखिए अभी यहाँ पर जो आपको कहा गया इस चीज़ को थोड़ा सा ABC, देखिए एबीसियस ओरिजिनली ए प्राइस रॉट एंड इन्फ्लुएंटियल पैम्पलेट कॉल व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अब यहाँ देखिए एबीसियस मुख्य रूप से क्या, आबेसियस मतलब पादरी था, और उसने तीसरा स्टेट क्या है, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shop. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. यहाँ आप देखिए क्या कि इसमें आपको ये कहा गया, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण आपको फसल बर्बाद हो गई थी, मारी गई थी, और पाँव रोटी की कीमतें आसमान छुए थे। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को प्रेस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया।
In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chetiox. They looted hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. यहाँ देखिए देहाती इलाकों में गांव या अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेल्चों से ग्रामीण किलो बोलते चेटों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अब यहाँ देखिए फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. On the night of 4 August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. आगे आप देखिए क्या कि देहाती अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुइस 16 अंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है आगे देखिए फ्रांस बिकम्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यहाँ एक इमेज आपको ए पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। यहाँ पर जो आपको कहा गया यहाँ हम देखिए जो आपको मुख्य चीज़ें कहा गया इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था यहाँ देखिए द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। द पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ देखिए जो कहा गया द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। द पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ देखिए जो कहा गया द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1791 के संविधान के अंतर राजनीतिक व्यवस्था आपको है। राजनीतिक व्यवस्था आपको यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले कि आपको ये जो आपको एक्टिव सिटीजन्स देखिए एक्टिव सिटीजन्स में क्या था एंटाइटल एक्टिव सिटीजन मीन्स कि एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन में से 28 में 28 मिलियन में 4 मिलियन लोगों को ही एक्टिव सिटीजन माने वोट देते थे। देखिए एक्टिव सक्रिय नागरिक क्या था तो मताधिकार पर सक्रिय नागरिक उसको जो मताधिकार प्राप्त को बोलते थे। 2.8 करोड़ देखिए 2.8 करोड़ की जनसंख्या में होगा 2.8 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख लोग ही एक्टिव सिटीजन थे। पैसिव सिटीजन क्या था पैसिव सिटीजन में नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। देखिए निष्क्रिय नागरिक में क्या था मताधिकार जिसको प्राप्त नहीं था और लगभग 30 लाख पुरुषों महिलाओं बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था।
अब इसमें ये देखिए ये व्यवस्थाएं आपको कैसे देखिए ये सभी अब यहाँ पे ये एक्टिव सिटीजन वोट किया तो यहाँ पर जज जुडिशरी की नियुक्ति हुई न्यायपालिका मतलब जज न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। फिर यहाँ से उसके बाद आप यहाँ पर एक्सिक्यूटिव हो गया, यहाँ पर ये एक्सिक्यूटिव हो गया जिसको किंग सम्राट बोलते हैं, ये आपको यहाँ से आपको नेशनल असेंबली 745 मेंबर जिसमें आपको होते थे। नेशनल असेंबली जिसको विधायिका बोलते थे, ये आपको 745 मेंबर जिसमें होता था। नेशनल असेंबली ही किंग को कंट्रोल करते थे, किंग को कंट्रोल करते थे और किंग को वीटो पावर था लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली को बुलाने का, कुछ को भंग करने का। और ये लेजिस्लेटिव जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे यही आपको मिनिस्टर को भी कंट्रोल करते थे, ये भी आपको मिनिस्टर को भी कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे। और इसके बाद देखिए यही लोग आपको देखिए यही पीपुल लोग इसे एक्टिव सिटीजन ही वोट दे के अपने इलेक्टोर्स मतलब इलेक्टोर्स निर्वाचक 50,000 मैन आदमी चुनते थे। तो ये एक्टिव सिटीजन ही आपको वोट दे के इलेक्टोर 50,000 वोट को 50,000 आदमी चुनते थे और यही इलेक्टोर्स नेशनल असेंबली चुनते थे और यही इलेक्टोर्स नेशनल असेंबली को चुनते थे, जिससे आपको नेशनल असेंबली जिसमें 750 मेंबर होते थे उनको चुनते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया जिसमें देखिए फ्रांस बिकम देखिए यहाँ पर फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्की। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explain how the new फिगर 7 देखिए एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। यहाँ देखिए नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की वजह अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिकाओं कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाओं में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये जो आपको चित्र 7 है वो आप यहाँ पर। अब आगे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected, and that is citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. देखिए सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों के सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तक असेंबली का सदस्य होने के लोगों का करदाताओं को उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तक असेंबली का सदस्य होने के लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। फिर एक फिगर भी यहाँ देखिए, फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया। ये फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया। देखिए यहाँ पर इसमें आपको है क्या, चित्र 8 में ये जो चित्र 8 है, फिगर 8 है, इसको यहाँ पर देखिए। इसमें ये है कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। देखिए यहाँ पर क्या है कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट ले बार्बियर इन 1790। द फिगर देखिए यहाँ द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस। द फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबलाइज द लॉ। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर की आकृति फ्रांस और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है।
आपके यहाँ देखिए ये जो है ये फ्रांस को निरूपित करती है और ये कानून को निरूपित करती है। दाईं और बाईं की बात यहाँ पर कही है। देखिए दाईं और की आकृति फ्रांस को, दाईं और की जो आकृति है ये फ्रांस को निरूपित करती है और बाईं और की देखिए दाईं और एक मिस्टेक हुई, ये दाईं और मतलब ये फ्रांस को निरूपित करती है और ये कानून को निरूपित करती है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया उसको यहाँ पर देखिए, इसमें आपको जो है उसको इसके बाद ये सोर्स तो बाद में, सोर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। सोर्स बी और सोर्स सी आपके यहाँ पर है, उसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए सोर्स उसके बाद इसमें हेडिंग पाएंगे। देखिए सोर्स बी को देखिए, द रिवोल्स, देखिए द रिवोल्यूशनरी द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जिया पाल मरा commented in his newspaper La Ami du People, the friend of people, on the constitution drafted by the National Assembly. The task of representative the people has been given to the rich, the lot of the poor, and oppressed will never be improved by peaceful means alone. Here we have absolute proof of how wealth influences the law. Yet laws will last only as long as the people agree to obey them. And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of wealth. ये जो सोर्स ये एनेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर ला आमी डू पीपुल का है। क्रांतिकारी पत्रकार जिया पॉल मरान अपने अखबार लामी दप्पा पर जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किया गया संविधान पर टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट प्रमाण है कि धार व कानून को कैसे प्रभावित करता है। और फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ये सोर्स आपको समाचार पत्र लामी द पीपल से उद्धृत है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन सिटीजन्स, यहाँ पर जो आपको सोर्स में है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यहाँ पर आपको है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है। मैन एंड देखिए मैन एंड वुमेन, देखिए मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, द एम ऑफ, यहाँ पर आपको देखिए द एम ऑफ, जो यहाँ पर खास बात है आपको कहेगी उसको यहाँ पर ध्यान दीजिए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, देखिए दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। यहाँ देखिए जो कहा हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, ये अधिकार आपका स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। फिर आगे देखिए द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटीज दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। चौथा आपको देखिए लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। चौथा हम कहते हैं कि स्वतंत्रता आशा ऐसे काम करने की शक्ति से जो औरों के नुकसानदेह ना हो। फिर आगे कहते हैं पाँचवा पॉइंट देखिए पाँचवा पॉइंट यहाँ देखिए द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। पाँचवा कहता है कि समाज के किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। देखिए कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, साथ में कहा गया देखिए नो
नो मैन मे बी एक्यूज। 7वां में कहा गया नो मैन, देखिए यहाँ क्या, नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेनेड एक्सेप्ट इन केसेज डिटरमाइंड बाय द लॉ। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। फिर 11 नंबर हमने है क्या, एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। देखिए प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अब देखिए 12 में कहा था कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेज ऑफ administration a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means। देखिए 12 में सार्वजनिक से, देखिए सार्वजनिक सेना प्रशासन खर्च चलाने के लिए एक समान कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। अब 12 में कहा था यहाँ पे क्या, 12 तो हो चुका। अब आगे यहाँ पे कहा था क्या 17 में, सिंस प्रॉपर्टी इज ए स्केयर्ड, सिंस प्रॉपर्टी इज ए स्केयर एंड inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it। In that case a just compensation must be given in advance। देखिए चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं उल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पर आपको जो मेन हेडिंग था उसको यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको यहाँ है क्या, इसको देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स, देखिए राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इक्वली बिफोर लॉ वर established has natural and inalienable right that is they belong to each human beings by birth and could not be taken away। It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights। अब देखिए संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए रीडिंग पॉलिटिकल, आप यहाँ पर रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स की बात की गई है। राजनीतिक प्रतीकों के रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स बॉक्स 1 में जो आपके यहाँ पर दिए हैं। राजनीतिक प्रतीकों के जो मायने उनको यहाँ पर देखिए। राजनीतिक प्रतीकों के जो मायने हैं वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले आपके यहाँ पर है, यहाँ देखिए द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write, so image and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas। The painting by Le Barbier figure 8 which uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। Let us try to read these symbols। यहाँ देखिए कहा गया क्या कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इससे महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। देखिए सर, देखिए द ब्रोकन चेन की बात की। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। यहाँ देखिए क्या, टूटी हुई जंजीर जो आपका है, द ब्रोकन चेन मतलब टूटी हुई जंजीर जो है वो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए द बंडल ऑफ रोड्स। ये आपको देखिए द बंडल ऑफ रोड्स और फैसेज। देखिए क्या, छड़ों का बच्छीदार। देखिए छड़ों का
बर्छीदार छड़ों का बर्छीदार गट्टर यहाँ पर आपको है। देखिए देखिए वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। यहाँ देखिए क्या अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्टर को नहीं, एकता ही में ही बल है। ये बात यहाँ पर इस चीज़ से शो हो रहा है। फिर देखिए द आई, यहाँ देखिए द आई विद इन ए ट्रिंगल, द आई विदिन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सिंग, देखिए द ऑल सिंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। फिर देखिए त्रिभुज के आकार में जहाँ पर है, त्रिभुज के आकार में त्रिभुज देखिए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंखें जो आपके यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि सर्वदर्शी, देखिए सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञानी रूप अंधेरे को मिटा देगी। सर्वदर्शी आंख, यहाँ देखिए क्या कि सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। फिर आगे यहाँ पर कहता है ये जो एस्केप्ट्रे या मतलब एस्केप्ट्रे आपके यहाँ पर एस्केप्ट्रे है जिसको बोलते हैं राजदंड बोलते हैं। ये एस्केप्ट्रे क्या है, देखिए सिम्बल्स ऑफ रॉयल पावर की बात की गई, शाही सत्ता का प्रतीक आपको यहाँ पर है। स्नेक, यहाँ देखिए स्नेक बैटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग सिम्बल ऑफ इटर्निटी, ए रिंग हैज नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड। देखिए यहाँ पर अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये सनातनता, ये आपको सनातनता का प्रतीक है। सनातनता का प्रतीक है, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। उसके बाद आगे भी आपको यहाँ पर है, आगे यहाँ पर है क्या, टोपी देखिए रेड फ्रिगियन कैप, रेड फ्राइजियन कैप, यहाँ पर आपको रेड फ्राइजियन कैप आपके यहाँ पर, इसका ये मतलब हुआ। देखिए कैप यहाँ पर जो आपको कहा गया, कैप ऑर्न बाय, देखिए कैप ऑर्न बाय ए स्लेव अपन बिकमिंग फ्री। देखिए दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी को बोलते हैं ब्लू व्हाइट रेड। देखिए द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, नीला सफ़ेद लाल जो है, नीला सफ़ेद लाल ये जो फ्रांस के राष्ट्र रंग का प्रतीक है यहाँ पे हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए फ्रांस के राष्ट्र रंग का प्रतीक हुआ। देखिए यहाँ पर इसमें जो कहा गया द विंग्ड, देखिए द विंग्ड वुमेन की बात यहाँ पर कि द विंग्ड वुमेन मतलब पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कानून का मानवीय रूप को ही डेनो वाली स्त्री के रूप में दर्शाया। मतलब ये डेनो वाली स्त्री जो है वो कानून का मानवीय रूप है और ये जो है फ्रांस का रूप है, मतलब फ्रांस को इस रूप में दर्शाया गया। द लॉ टैबलेट यहाँ पर है, द लॉ टैबलेट आपके यहाँ पर है, मतलब क्या कि विधि पट जिसे बोलते हैं, द लॉ टैबलेट विधि पट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ये बात यहाँ पर आपको है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया एक्टिविटी की बात यहाँ पर कर लीजिए। एक्टिविटी मतलब जो आपको गतिविधि है उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। उसकी बात हम यहाँ देखिए आइडेंटिफाई द सिम्बॉल्स इन बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बॉक्स 1 स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। दूसरा यहाँ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बाय रीडिंग ओनली द सिम्बॉल्स। देखिए ले बारहवें के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चिन्हित प्रतीकों की व्याख्या करें। फिर देखिए कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स विच द Constitution of 1791 gave to the citizens with Articles 1 and 6 of the Declaration. Source are the two documents consistent. Do the two documents convey the same idea? 3 में कहता है क्या 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकार के घोषणा पत्र सोर्स गो के अनुच्छेद 106 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप है? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? फिर चौथा आपका विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, यहाँ कहते हैं विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वुड हैव गेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, विच ग्रुप्स वुड हैव हैड रीजन टू डिससेटिस्फाइड, व्हाट डेवलपमेंट डज। देखिए व्हाट डेवलपमेंट डज देखिए यहाँ पर क्या मरा एंटिसिपेट इन द फ्यूचर। यहाँ देखिए क्या 1791 के संविधान 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते हैं?
किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान मतलब स्रोत को देखिए लगाए थे? 5 में कहता है इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इन फ्रांस ऑन नेबरिंग कंट्रीज सच एज पर्सिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्पेन, ऑल ऑफ विच वर एब्सोल्यूट मोनार्कीज. How would the kings, traders, peasants, nobles, or members of the clergy here have reacted to the news of what was happening in France? फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले पर्सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना कीजिए. फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबर पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? देखिए यहाँ पर क्या फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक. फ्रांस में राजतंत्र उन्मूलन और गणतंत्र की बात यहाँ पर की गई है. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कि फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होता है. फ्रांस में आपको राजतंत्र का उन्मूलन होता है और गणतंत्र की स्थापना आपके यहाँ पर होती है. कॉन्वेंट का मतलब क्या? अधिक धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की जो आपको समूह की इमारत को ही कॉन्वेंट बोलते हैं. अब यहाँ पे इसको यहाँ पर आपको फिर देखिए फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक. फ्रांस में क्या कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होता है, राजतंत्र समाप्त होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है. The situation in France to be tense during the following years. The situation in France continued. यहाँ पर आपको देखिए क्या कि देखिए द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the kings of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place. देयर सीन्स हम क्या देखिए देयर since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Rosette de l'Isle. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही. यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी. फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे. इसलिए 1789 गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी. लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया. प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी प्रांतों में भर्ती होने के जमा होने लगे. उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया. उनके होठों पर देशभक्ति के जो ताने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था. यही गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था. इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है. अब देखिए यहाँ पर द रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस. देखिए द रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल. while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further. Has the Constitution of 1791 gave political right only to the richer sections of society.
देखिए became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of Jacobian, which got its name from the former convent of St. Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about these activities and demands. अब यहाँ देखिए क्या है कि क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय रही और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है देखिए द मेंबर्स ऑफ द Jacobin club belonged mainly to the less prosperous sections of society. They include small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximum Robespierre. A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore मतलब knee breeches. देखिए यहाँ पर क्या it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches. These Jacobin came to be known as the sans-culotters, literally meaning those without knee breeches. Sans-culotters men were in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. अब देखिए जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें से छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन पस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिन को स्व कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। देखिए यहाँ पर क्या कि स्व कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें इस चीज़ को यहीं तक फिलहाल है कि इसकी बात आगे में यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए न्यू वर्ड्स जो आपके यहाँ पर है न्यू वर्ड्स जिसको बोलते हैं कन्वेंट क्या होता है? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेंस यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये जो आपको है यहाँ पे देखिए 100 बिना ब्रेचेज वाले दंपत्ति यहाँ पर आपको एशियन क्लोटेज कपल्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एशियन क्लोटेड कपल यहाँ पर दिखाया गया है। शो का बिना ब्रेचेज वाले दंपत्ति को यहाँ पर आपको शो किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर जो है उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर द नैनी वलान आपको है कुछ इमेज देखिए। नानिन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता का आपके यहाँ प्रतीक है। दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय ए वुमेन आर्टिस्ट। द रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन विद एस्टेब्लिश्ड पेंटर्स एंड टू एक्सहिबिट देयर वर्क्स इन द सेक्स सैलून। ठीक है विच वाज एन चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 15 पढ़ लीजिएगा।